जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों सुबह 7 बजे वाली जीके जीएस वाली क्लास में एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आपको पता है कि डेली ये सुबह होती है और शाम को होती है। शाम को 6 बजे मैं आज हिंदी का टेस्ट लेकर आ रहा हूं। अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा है जो हिंदी की तैयारी कर रहा है तो वो उस टेस्ट को जरूर दे। और सुबह 8 बजे हिंदी की क्लास होती है। हिंदी क्लास का मतलब हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और सुबह 7 बजे जो अभी ये क्लास है ये आपकी जीके जीएस की बेहतरीन क्लास होती है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आ जाते हैं। विस्तृत व्याख्या के साथ ये क्लासेस डेली हो रही हैं सुबह 7 बजे। 1857 ईस्वी के वृद्धि के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह, शाहमल, नाना साहब या फिर बिजरिस कादिर। दोस्तों इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका शाहमल। इन्होंने ही जो 1857 की क्रांति जो उत्तर प्रदेश में हुई थी बड़ौद परगना में, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। और आपको बता दें कि वैसे तो 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से, लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि जब ये जो बड़ौद की जो विद्रोह था, ये एक प्रकार से यहाँ पर विद्रोह करके इन लोगों ने सरकारी खजाना लूट लिया था। और उसके बाद जो अंग्रेज़ों को रसद पहुँचाई जाती थी, जो मतलब खाने पीने की चीज़ें या सुविधाएं पहुँचाई जाती थी, उसके पुल को भी ढहा दिया था। तो 18 जुलाई 1857 को ये अंग्रेज़ों के सैनिकों के द्वारा हमले में शहीद हो गए थे शाहमल, 18 जुलाई 1857 को ही। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे चोलों के समय दी जाने वाली वह भूमि जो विद्यालय के रखरखाव के लिए प्रदान की जाती थी, वो कौन सी भूमि थी? चोल साम्राज्य के समय जो विद्यालय के लिए एक प्रकार समझो दान की जाती थी ज़मीन, वो क्या कहलाती थी? देखिए, ब्रह्मदेय, सालभोग, पल्ली चंदम या फिर देवदान। दोस्तों ये 4 प्रकार के दान थे। तो जो सालभोग कहलाया जाता था वो आपका होता था जो कि विद्यालय के रखरखाव के लिए या फिर विद्यालय के लिए दान की जाती थी। जो ब्राह्मणों के लिए दान की जाती थी वो ब्रह्मदेय कहलाई जाती थी। जो मंदिरों के लिए दान की जाती थी ज़मीन, वो देवदान कहलाई जाती थी। और ये जो पल्ली चंदम है, ये जैन संस्थानों के लिए जो ज़मीनें दान की जाती थी वो ये कहलाती थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निम्नलिखित में से उन सुल्तानों का पहचान कीजिए जिन्होंने कृषकों से भूमि कर के रूप में 50% कर वसूला था। इसमें 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है, बलबन है। और एक नीचे और एक ऑप्शन है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, 5वां। लेकिन इसमें देखेंगे कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने 50% कर वसूला था। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे और फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था 1296 से लेकर 1316 तक, ये 1316 तक इन्होंने शासन किया था और ये दिल्ली सल्तनत के थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो थे ये भी दिल्ली सल्तनत के थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो देवगिरी स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था ये लगभग 26 साल तक इन्होंने शासन किया था, 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ने 50% कृषकों से कर वसूला था। तो इसका मतलब 2 और 3 सही हो जाएगा। सॉरी, 2 और 3, और इसके साथ साथ जो सही हो जाएगा, हाँ, अलाउद्दीन थे और मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो 2 और 5 होगा। 2 पे अलाउद्दीन है और 5 पर मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने किया था। वो फिरोज शाह तुगलक नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 29 में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा। जो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था वो दमन एवं दीव था। आपको बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव जो 618 था। इसके बाद अगर बात करें तो दादर और नगर हवेली की 774। उसके बाद अगर बात करें चंडीगढ़ 818। उसके बाद अगर बात करें दिल्ली तो 868। इसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं। ठीक है, मतलब कि 1000 अगर वहाँ पुरुष हैं तो वहाँ की महिलाओं की संख्या 618 थी, कहाँ की? दमन एवं दीव की। आगे बढ़ेंगे, 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वें में क्या कह रहा है? 30वें में कह रहा बृहद ज्वार आने का कारण क्या है? बृहद ज्वार जो होता है इसके आने का कारण क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, तट रेखा का तंदुरित होना, पृथ्वी पर का परिक्रमण बल। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य एवं चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है तो बृहद ज्वार आता है। ठीक, अब इसके बारे में अगर देखें तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से व दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा, तेल शोधक कारखानों द्वारा,
उर्वरक संयंत्रों द्वारा या फिर स्ट्रीम माइनिंग द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि यही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 100% यही है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और डेली इस क्लास को अटेंड करें। तो 31 का जो सही ऑप्शन होगा 31 में होगा, देखिए फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा ये उत्पन्न होता है और फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमिनियम व कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा ऑर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम व सीसा जैसे हानिकारक तत्व सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जो पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक संकट उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ेंगे। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये 3 जो बांध हैं ये किसी एक ही नदी पे स्थित हैं। वो कौन सी नदी है? देखिए, अगर आप इसको नहीं जानते होंगे तो इसको जानते होंगे, इसको नहीं जानते होंगे तो इसको ज़रूर जानते होंगे। इन तीनों में से किसी योग को भी अगर आप जान रहे हैं तो आप तुरंत बिना झिझक टिक कर देना चंबल नदी पे। ठीक है, देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर बांध चंबल नदी पर ही स्थित है। और जो गांधी सागर जो बांध है इसका निर्माण जो हुआ था, देखिए पहले गांधी सागर की बात करेंगे। इसका जो निर्माण हुआ था ये 1960 में हुआ था। ठीक है, और ये बांध जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच ज़िले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। ठीक है, जो गांधी सागर बांध है इसकी ऊंचाई जो है वो 62 मीटर है। और उसके बाद अगर हम जवाहर बांध की बात करते हैं, चलिए अब जवाहर बांध देखेंगे। जवाहर बांध के बारे में अगर देखते हैं तो ये जो है ये 1972 ईस्वी में बना हुआ था। ठीक है, और ये बांध जो है राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 45 मीटर है। ठीक, अब इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं। राणा प्रताप सागर जो बांध है ये 1967 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए पहला था 1960, दूसरा था 1972, अब ये 1967। और ये जो है ये बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के निकट किया गया है और इसकी ऊंचाई जो है ये 54 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये बांध के बारे में भी जानकारियाँ आप लोग रखे रहिए और ज़रूर नोट कर लिया करें जो भी इसमें ऐसी कोई जानकारियाँ रहती हैं जो आपको ना पता हो। देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा बनाती है? 33 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिए, तीस्ता, संकोश, ब्रह्मपुत्र या फिर बराक। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो सीमा बनाती है वो संकोश नदी है। ठीक है, अब इसके बाद इस नदी का जो उद्गम है उत्तरी भूटान से होता है और यहाँ उसका नाम जो है पुनात सांगछू है। ठीक है, भारत में यह नदी असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहाँ इसे स्वर्णकोषा नदी भी कहा जाता है। किसको? संकोश को स्वर्णकोषा। और इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ से? भूटान से है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 34 क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रतिनिधिक सरकार उत्बंधित करता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर लोकतंत्र या फिर सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र। ठीक है, देखिए लोकतंत्र जो होता है ये प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है और लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा लोगों का शासन। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है जो जनता के हित में करने के लिए नीतियां बनाते हैं। और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगति। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र की परिभाषा भी आप समझ गए होंगे और लोकतंत्र कितना ज़रूरी है ये भी आप समझ गए होंगे। 35 देखेंगे। 35 में कह रहे हैं लिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अगर प्रतिबंधित है, अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय भी उस पर कुछ नहीं कर सकता। वो क्या है? समता का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये एक आपका पॉलिटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो वह है नीति निर्देशक के तत्व। इसके जो अनुच्छेद दिए हुए हैं 36 से 51 तक, ठीक, भारतीय संविधान में, और ये भाग 4 है। तो भाग 4 का जो नीति निर्देशक के तत्व हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बता दूं तो ये जो है वैधानिक शक्तियाँ इसे प्राप्त नहीं है।
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का निर्माण जो है भाग 4 में, ये तो मैंने बता ही दिया, और इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही किया गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। जब मुद्रास्फीति होती है तब क्या होता है। मुद्रास्फीति के दौरान क्या होगी, कर की दरों में क्या होता है। जब मुद्रास्फीति हो जाती है तो कर के बारे में क्या लिखा गया है उसको देखेंगे। तो कर में वृद्धि हो जाएगी, कमी हो गई होगी, या फिर स्थिर बने रहना, या फिर कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकती है जब मुद्रास्फीति होती है। तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्थिर बने रहना। ठीक है। देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति के दौरान करों की जो दर होती है वो स्थिर बनी रहती है। मुद्रास्फीति वो स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा जो होती है उसका मूल्य जो है गिर जाता है। जैसे आप डॉलर की ले लें तो डॉलर के रेट अगर देखें तो आज 82 या 82 या 83 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये डॉलर का रेट जो है वो बढ़ा हुआ है रुपए के अनुसार, रुपए के अकॉर्डिंग। अगर ये घट जाए, कभी 70 भी था, कभी 72 भी था, तो ये जो मूल्यों और कहीं कहीं रुपया की वैल्यू कहीं अगर अदर देश में बढ़ी हुई है, तो इसमें जब ऐसा होता है तब क्या होता है, जो मुद्रास्फीति के दौरान करों की जो स्थिति होती है वो स्थिर बनी रहती है। ठीक है। पूंजीवादी, देखिए ये दोनों ही अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक क्वेश्चन हो गए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपके हर टॉपिक से प्रश्न आएंगे। ठीक है। और ये जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ डेली, इसमें भी आपके हर टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे। कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके प्रश्न ना आए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचेगा, ना ही एनवायरनमेंट, किसी प्रकार से कहीं से भी छूटेगा नहीं। बस अगर आप डेली अगर आप इस क्लास को करते हैं तो आप बेहतरीन रिजल्ट खुद ही आप समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं ये। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए मांग और आपूर्ति, सरकारी प्राधिकारी, बाजार में क्रेता या बाजार में विक्रेता, किसके द्वारा। 37 का जो सही ऑप्शन होगा मांग और पूर्ति के द्वारा। ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कीमत का निर्धारण वो मांग और पूर्ति के द्वारा ही किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी व्यक्तियों के अपने लाभ व आय का प्रबंध या प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करता है। खाद्य पदार्थ, देखिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उनमें जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। टिन मतलब SN और जिंक मतलब ZN। तो जिंक के बजाय SN का जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, जिंक की अपेक्षा टिन कम अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो 38 का सही ऑप्शन क्या होगा, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि जिंक की अपेक्षा टिन कम अभिक्रियाशील है। इसका मतलब ये है कि जो टिन है ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी वो अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएगा, जबकि जिंक किसी से भी मिलकर परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। तो परिवर्तन मतलब अभिक्रिया करने का मतलब कि ये हानिकारक भी हो सकता है, तो इसलिए टिन का उपयोग किया जाता है जो कि खाद्य पदार्थ स्पेशल। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 39 देखें, मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपयोग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, फोटोमीटर। मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात प्रकाशिक स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस वैज्ञानिक उपकरण का आविष्कार जो है एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने किया था। ठीक, किसने, एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। ठीक है, एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग द्वारा किया गया था और ये दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो हो जाएगा आपका फोटोमीटर। आगे बढ़ेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता व फोकस दूरी होती है।
कैसी होती है। 40 का जो सही ऑप्शन होगा उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी ये दोनों किस में काउंट की जाती है, तो ये दोनों ही आपकी धनात्मक काउंट की जाती है, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें कि जब लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति काम करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ये सारे सारे सरीसृप के उदाहरण हैं, ठीक है। तो किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, 41 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मगरमच्छ, ठीक है। इसमें 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। देखिए मगरमच्छ एक ऐसा ही सरीसृप प्राणी है जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। और देखिए सरीसृप को इंग्लिश में कहते हैं रेप्टिलिया वर्ग का जो जंतु है, इसमें 2 जोड़ी पाद तथा एक पूर्णतः आस्थिक कंकाल होती है। ये एक असमतापी जंतु है जिसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा किया जाता है। मादा मगरमच्छ के अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके होते हैं, ठीक। जीवों के द्विपद नाम पद्धति में दूसरा नाम किसे इंगित करता है। जीवों की द्विपद नाम पद्धति में जो दूसरा नाम किसे इंगित करता है वो आपको बताना है। तो 42 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्पीशीज, ठीक। देखिए जीवों की जो द्विपद नाम पद्धति है इसमें जो दूसरा नाम होता है ये स्पीशीज या जाति को इंगित करता है, जबकि पहला नाम जो है वो वंश को इंगित करता है। द्विनाम पद्धति का प्रचलन जो किया था कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1753 ईस्वी में किया था। इससे क्या होता है देखिए, इसलिए इन्होंने वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने इसका एक जिसको जैसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया किसको, कैरोलस लिनियस को। मगर बात यह है कि ये किसी भी जीवों को उसका जो वर्गीकरण किया दो चीज़ों के आधार पर, द्विपद नाम पद्धति पर किया है, कि स्पीसीज पर और एक वंश पर, ठीक है। स्पीसीज का मतलब जाति हो गया, जाति और वंश, कि किस जाति का है या किस वंश का है, ठीक है। ये सिर्फ जीवों की बात हो रही है, जैसे कि सरीसृप बता दिया तो ये सरीसृप जाति का है, ठीक है। और वंश क्या होगा, जो वो जीव होगा, जैसे मगरमच्छ, ठीक है। आवर्टू यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का कारण क्या हो सकता है। जो थायराइड ग्रंथि है इसके काम कम करने का क्या कारण हो सकता है कि ये सही से काम नहीं करता, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो आवर्टू ग्रंथि के काम करने का जो है यही कारण बन जाता है। और ये ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नली में ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि के थायरॉक्सिल व ट्रायोडोथायरेनिन नामक 2 हार्मोन निकलते हैं जिसमें आयोडीन अधिक मात्रा में होता है। इन हार्मोन की कमी से मनुष्य में जो है गोइटर यानी कि घेंगा रोग और जड़ मानवता व मिक्सिडम नामक रोग होता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है वो थायराइड जो होता है वो इसी के कारण होता है, वैसे आयोडीन की कमी के कारण होता है ये, ठीक है। 44 देखेंगे। 44 में क्या रहा, निम्न रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। रक्त स्कंदन के लिए वो कौन सी रुधिर कोशिका अनिवार्य है वो बतानी है। तो 44 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। रक्त स्कंदन के लिए जो रुधिर कोशिकाओं में प्लेटलेट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में रक्त में ही पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण जो है वह अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल जो होता है 305 दिन तक का होता है और इसकी मृत्यु जो है वो प्लीहा में होती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त का स्कंदन जिसे कहते हैं, ठीक है। 45 देखेंगे। 45 में कह रहा है विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। विशिष्ट प्रोग्राम एक जो कि वेब में इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, यूजर्स की सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं। तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा इंफॉर्मेशन इंजन, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स या फिर सोर्स लोकेटर्स। तो 45 का सही ऑप्शन होगा वेब ब्राउजर्स, ठीक है। ये जो होता है क्या करता है, विशिष्ट प्रोग्राम है जो कि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है, उसे वेब ब्राउजर्स कहते हैं, ठीक। और ये जो वेब ब्राउजर्स होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूजर्स के लिए ढूंढकर उसको प्रदर्शित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यूजर्स के लिए सूचना संसाधन लाना है और इसका निर्माण 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था।
और पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW था, और वर्तमान में ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 46 का जो सही ऑप्शन होगा पटना, कोलकाता, मुंबई या फिर जलपाईगुड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसमें जो देखेंगे 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। तो कोलकाता में ये स्थित है और ये एक नागरिक हवाई अड्डा है जो समुद्र तल से 16 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और इसका संचालन जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो 1924 ईस्वी में हुआ था, और इसके साथ साथ इसका जो पूर्व नाम जो था वो दमदम एयरपोर्ट था। ठीक। 47 देखेंगे। 47 में कह रहा है कि वर्ष 2021 में 93 ऑस्कर पुरस्कारों के अंतर्गत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 47 का जो सही ऑप्शन था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नोमैडलैंड। आगे बढ़ेंगे। 48 देखेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मानवाधिकार दिवस है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको बता दें कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, और इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई तथा वर्ष 1950 में इसे पहली बार मनाया गया था। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? अब ये स्पोर्ट्स से संबंधित आपके प्रश्न आ गए हैं कि गैम्बिट जो है किस खेल से संबंधित है। तो 49 का सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शतरंज। शतरंज में गैम्बिट शब्द का उपयोग किया जाता है, और ये जो होता है इस शब्द का प्रयोग शतरंज खेल की शुरुआत में किया जाता है, जिसमें खिलाड़ी बाद में स्थितीय लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से सामग्री का त्याग करता है। ठीक है। कंडसा झारखंड में महिलाओं द्वारा डैश लेकर की जाने वाली नृत्य शैली है। झारखंड में कंडसा जो होता है ये कब किया जाता है और किस चीज़ को लेकर किया जाता है? तो 50 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कलश। कलश लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। इस नृत्य में महिलाएं सामूहिक रूप से सिर पर कलश लेकर नृत्य करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की आपके 25 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर और आप लोगों को समझ में आए होंगे। डेली ऐसे क्लास करने के लिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली सुबह 7 बजे आप लोग ज़रूर जुड़ जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर करते हैं। फिर मिलेंगे कल इसी तरह वीडियो में। जय हिंद।